हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन से फॉर्म है जी? पहला है जियोमेट्रिकल 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 फॉर्म जियोमेट्रिकल फॉर्म। दूसरा है आपका वेक्टोरियल फॉर्म वेक्टोरियल फॉर्म वेक्टोरियल फॉर्म। और तीसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं और कर देते हैं यहाँ पे पोलर फॉर्म भी इसे कहा जाता है, पोलर फॉर्म। तो चलिए एक एक करके तीनों को हम लोग यहाँ समझते हैं। तो चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है z इक्वल टू में x प्लस आयोटा वाई। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अगर हमें इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे x एक्सिस, ठीक है, और ये ले लेंगे y एक्सिस। एक्चुअल में ये जो x एक्सिस आप जो खींच रहे हैं इसको हम लोग रियल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, रियल एक्सिस। x ये इसको O देते हैं और यहाँ पे x डैश x डैश जो है ये आपका रियल एक्सिस होगा, और y डैश जो होगा ये आपका इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y दिया है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉइंट से। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट P देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट होगा x y। ध्यान रखेंगे ये x एक्सिस जो है आपका रियल है और y एक्सिस क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो जिस प्लेन पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं, आर्गन प्लेन कह सकते हैं और गॉसियन प्लेन भी से कह सकते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस पर? एक गॉसियस प्लेन पर, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, जिसमें x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है रियल एक्सिस को और y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी एक्सिस को। तो हम चाहें तो यहाँ पे नीचे इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y कैन बी represented by a point x y, पॉइंट P देते हैं x y on the plane which is known as the किस नाम से जाना जाता है इसे? तो कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन या फिर इसे एक और नाम से जान सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर गॉसियन प्लेन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं P, जो x y कोऑर्डिनेट से डिनोट हो रहा है, तो इस पॉइंट P का हम लोग अगर लिखेंगे इसे, अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे z इक्वल टू में x प्लस आयोटा y, तो इस पॉइंट P का यह क्या कहलाएगा? तो इसे कहते हैं हम लोग एफिक्स ऑफ द पॉइंट P। इसको क्या कहेंगे? एफिक्स कहेंगे। यानी कि आप याद रखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे कि यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी कि ये जो आपका पॉइंट P है उसका ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एफिक्स। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y is known as the affix of the point P। पॉइंट P क्या कहेंगे? एफिक्स कहेंगे। इस पॉइंट P क्या? एफिक्स कहेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखिए ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कोई अगर दिया हो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इसका एक यूनिक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिक मतलब एक से अधिक अब कोई अदर पॉइंट इसका नहीं हो सकता है।
ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो लिख रहे हैं, इसका अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कम्प्लेक्स प्लेन पे, आर्गन प्लेन पे या फिर गॉसियन प्लेन पे, जो भी कहें इसे, ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि वो एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक से अधिक पॉइंट नहीं होंगे। अब देखिए हम लोग इसके पहले पढ़े थे, याद है आपको, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे ना जी। तो देखिए इसमें एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, इसके एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इसका इमेज हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं P डैश, तो इसे कंजुगेट कहा जाता है, ये x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमें याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको कंजुगेट की बात करनी होगी तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंजुगेट के लिए याद है मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो उसका कंजुगेट को हम लोग z के ऊपर यहाँ बार दे देते हैं, इस तरह से इसको z का कंजुगेट कहते हैं, और वो क्या होता है x माइनस आयोटा वाई, यानी कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं बस। तो एक्चुअल में क्या है, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका इमेज होता है। देखो अगर आप इस पॉइंट P डैश का अगर आप यहाँ पे fx लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि z के ऊपर बार इक्वल टू में x माइनस आयोटा वाई, यही ना हो जाएगा जी इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। अच्छा, वही इस पॉइंट P से इस ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मॉडुलस कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो क्या होता है, मॉडुलस। इसको निकालने के लिए देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट A ले लेते हैं तो ये आपका, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मॉडुलस के लिए ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मॉडुलस जो होता है, याद है हमने पढ़ लिया है कि मोड z से इसको डिवाइड करेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखिए, हम लोग इसमें एक और छोटा सा टॉपिक इसमें जोड़ने वाले हैं जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं या आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है, हम लोग बात करने वाले हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ठीक है। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसकी बात करते हैं हम लोग। समझिए, जो यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होगा ना इस पॉइंट P से, आप जब यहाँ इस पॉइंट P से जब यहाँ ओरिजिन को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें एक एंगल फॉर्म्ड होगा, इसी एंगल थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एंगल कौन सा एंगल हमने लिया है, थीटा, which makes with पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, यानी कि इस तरफ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस in anti-clockwise sense is called the argument or एम्पलीट्यूड, AM होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे जी, तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, तो ARG लिख देंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z, और ऐसे लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल यहाँ फॉर्म होगा वही आपका क्या कहलाता है,
आर्गुमेंट कहलाता है या एम्पलीट्यूड कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए कैसे हम लोग इस एंगल को फाइंड करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, हमने देखा यहाँ जो एंगल फॉर्म्ड होगा ना वही आर्गुमेंट कहलाएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप इस एंगल के लिए, इसको एंगल के लिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं इस एंगल को हमें फाइंड करना है, तो हमें एक्स और वाई ये दोनों चीज दिया हुआ है, तो हम लोग टेन थीटा का यूज कर सकते हैं ना। यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पी ए बाई में ओ ए हो जाएगा कि नहीं। तो टेन थीटा इक्वल टू में पी ए यानी कि वाई है ना जी, और ओ ए यानी कि एक्स, यानी कहने का मतलब है कि टेन थीटा किसके इक्वल हो रहा है, तो वाई क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू में टेन इनवर्स। अभी ये इनवर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्लास किस में पढ़ेंगे जी, तो क्लास 12 में पढ़ेंगे, उतना भी हमें नहीं जानना है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और बाई में रियल पार्ट ऑफ जेड। हम लोग यहीं से देख लेंगे इधर की टेन में कितना का वैल्यू हो रहा है, टेन टेन हटा देंगे, थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ जो थीटा जो देख रहे हैं यही आपका क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, आप ध्यान रखना इसमें कि अगर यहाँ जो थीटा का वैल्यू मिले वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, माइनस पाई टू पाई तक, माइनस पाई से ग्रेटर होगा बट लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा क्या, पाई। तो इसके बीच में अगर थीटा का वैल्यू मिल रहा है, जो यूनिक वैल्यू मिलेगा उसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट कह सकते हैं, या प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। तो आप इसमें नीचे लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि दिस एंगल थीटा हैज इनफाइनेटली, इसके बहुत सारे ना वैल्यू मिलेंगे जी, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होता है ना 10, मेनी वैल्यूज डिफरिंग बाई मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई के मल्टीपल्स में उसमें डिफरेंट करेंगे तो हमें बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, लेकिन इसी में से द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट जो थीटा होगा अगर माइनस पाई से ग्रेटर हो बट लेस देन इक्वल टू पाई हो, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, और इसे एक और नाम से जान सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है, समझ गए। तो यहां से आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको यहां से थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो टेन थीटा इक्वल टू में वाई बाई एक्स ले लेंगे, और ये थीटा क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा। और इसके लिए हम लोग सीधे यहां से देख रहे हैं कि थीटा किसके इक्वल होगा, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऊपर और रियल पार्ट नीचे दे देना है। तो अब डिपेंड करता है कि ये पॉइंट कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, कभी सेकंड में भी, कभी थर्ड में भी, कभी फोर्थ में भी। तो किस क्वाड्रेंट में कब जाएगा, तो वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में कब जाएगा तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे इसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा कि हमें आर्गुमेंट निकालने के लिए टेन थीटा इक्वल टू में वाई बाई एक्स ले लेना होगा। ठीक है, वाई बाई एक्स ले लेना होगा। हम चाहें तो अगर अलग अलग चाहें कि पहले हम लोग साइन थीटा निकाल लें, तो साइन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो आप देख लो इसका p यानी y और बाई में मोड जेड यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसका मॉडुलस ही ना होगा जी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका लेंथ यही है। एंड कॉस थीटा इक्वल टू में आप लिख सकते हैं एक्स बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब आप साइन कॉस निकाल के भी दोनों में जो कॉमन वैल्यूज मिलेंगे उससे भी आप आसानी से आप यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। समझ गए ना, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको लेकर। तो सबसे इजी रहेगा कि आप टेन थीटा का ही यूज करके बनाएंगे।
आप इससे भी अलग अलग साइन का और कॉस का लेके देखिए, पहले क्या करना होगा, जेड का मॉडुलस निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे, और इन दोनों में थीटा का जो कॉमन वैल्यू होगा और जो लाई करेगा माइनस पाई से लेकर कहां तक, पाई तक, तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, अब लेकिन हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि समझना कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा या पॉइंट या फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब हम उसका क्या करेंगे उस एंगल को फाइंड करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। मतलब जरूरी है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या लेंगे, यानी कि डिपेंड करता है कि वह कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग वहां पर उसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे उसके आर्गुमेंट का। तो उस आर्गुमेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि वह किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो क्वाड्रेंट का पता कैसे लगेगा, मान लीजिए आपका कोई z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 और प्लस का √3 आयोटा। तो यहाँ देखिए x वाला टर्म है निगेटिव में और y वाला टर्म है पॉजिटिव में। तो आपको पता ही है कि निगेटिव पॉजिटिव किस में होता है, तो निगेटिव पॉजिटिव ये आपका जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहीं से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। तो आसानी से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही देख के आप क्वाड्रेंट का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है और हम लोग निकाल कर देख चुके हैं कि हमें कोई एंगल मिल रहा है, मान लीजिए थीटा। ठीक है, हमें मान लीजिए हमें आर्गुमेंट मिल गया है, आपके हिसाब से वहां पे दिख रहा है कि आर्गुमेंट थीटा है। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ ले लेते हैं कि लेट द acute angle theta given by tan theta equal to y by x। हमें tan theta equal to y by x से, आप याद ध्यान रखना इसको मोड में ही देना, मोड में इसलिए देना क्योंकि अब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या करेगा, इससे कोई आपको ध्यान में रखना होगा, तो इसलिए आप इसे हमेशा मोड में ही देना। ठीक है, तो मान लीजिए हमें एक्यूट एंगल यहाँ पे थीटा दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अच्छा हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यहाँ पॉइंट से ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिख देते हैं पहला कंडीशन कि कोई पॉइंट P है ना, एक्स वाई, या लिख देते हैं कि इफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z जो होगा वह वही थीटा हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो एंगल वही थीटा हो जाएगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, इफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करे देन आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z जो होगा वह हो जाएगा आपका पाई माइनस का थीटा। यानी कि देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि पाई माइनस थीटा के लिए यहाँ पर इसमें कोई समझ रहे ना बात को, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया इसलिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा ले लेंगे आर्गुमेंट निकालने के लिए। अच्छा, इफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं। तो देन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो आप यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक ये पाई हो गया और पाई में ये थीटा बढ़ जाएगा, तो पाई प्लस थीटा हो सकता है, और आप माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इधर से आप देखो तो है ना, निगेटिव ऑफ पाई माइनस थीटा भी आप कर सकते हैं। तो ये इधर से हम देख लिए, बात को समझे ना जी। चलिए, इफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई बिलोंग्स टू द फोर्थ क्वाड्रेंट देन
आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या हो जाएगा, तो आप 2 पाई माइनस थीटा कर लो, 2 पाई माइनस थीटा, यानी बात को समझे जी, यहाँ से एक बार पूरा 2 पाई ये हो गया और माइनस थीटा, फिर यानी कि इसी कोऑर्डिनेट में आ गया। या फिर एक और काम कर सकते हैं, आप माइनस का थीटा भी ले सकते हैं, माइनस का थीटा, यानी कि यहीं से हमने डायरेक्ट यहाँ से क्लॉकवाइज आ गया, इसी में आ गया माइनस का थीटा। समझ गए ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस क्वाड्रेंट को ध्यान में रखना, पहले ध्यान देना होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वह किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, हमें आर्गुमेंट मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है आर्गुमेंट निकालना। जैसे मैं एक क्वेश्चन से आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, मान लेते हैं हमारे पास दे दिया जाए यहाँ पर z इक्वल टू में -√3 माइनस का आयोटा, तो x का वैल्यू माइनस का √3 है एंड y का वैल्यू जो देखो वह क्या है, -1 है, ठीक है, -1 है। तो अगर हमें यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू में y/x ना जी, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू में -1 बाई -√3, देखो दोनों निगेटिव का है, तो दोनों निगेटिव है तो इसको किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वह लाइज इन द किस क्वाड्रेंट में जी, थर्ड क्वाड्रेंट ना, थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आप देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू में यहाँ 1/√3, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपके हिसाब से यहाँ से थीटा का वैल्यू, अगर हम लोग 1/√3 की बात करें तो थीटा का वैल्यू क्या दिखेगा, थीटा का वैल्यू दिखेगा पाई बाई कितना आएगा, 6, पाई/6 का वैल्यू है। लेकिन अगर हमें यहाँ आर्गुमेंट की बात करनी होगी, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z की बात करनी होगी, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है तो क्या लेंगे, निगेटिव ऑफ पाई माइनस पाई/6, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 5 पाई/6, एलसीएम में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही ना आएगा, माइनस का 5 पाई/6, क्योंकि मैंने बताया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कि निगेटिव ऑफ पाई माइनस थीटा ले लिया जाता है। अच्छा, या फिर आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा भी कर सकते थे। तो अगर पाई प्लस पाई/6 करते हैं तो ये आपका 7 पाई/6 हो जाएगा, लेकिन ये 7 पाई/6 जो है आपके माइनस पाई से प्लस पाई के बीच लाई नहीं कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, इसलिए इसको ना लेकर हम लोग ये वाला वैल्यू लेकर यहाँ पर चलेंगे। बात को समझे ना। अब आप कहते हैं कि सर ये वाला कब ले चलते, क्योंकि जब यहाँ पे पाई/6 पॉजिटिव ना होकर निगेटिव रहता तब ये इसमें लाई करने लग जाता। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि ये इसमें भी लाई करे, और तो यहाँ से आपको क्लियर होगा किस तरह से हमें प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आर्गुमेंट निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।